कम्युनिकेशन ऑफिसर IDSP NCDC आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे शो में, जहां हम चर्चा करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित करते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में। तो आज इसी श्रेणी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सौरभ गोयल, जॉइंट डायरेक्टर IDSP NCDC से। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद अभिक जी। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि डायरिया यानी कि दस्त रोग जिसे कहते हैं वो क्या है, उसके लक्षण क्या है और कब यह बीमारी गंभीर रूप से चिकित्सा के लिए ध्यान देने योग्य बन जाती है। डायरिया ऐसी स्थिति है जिसमें तरल या अत्यधिक तरल या पतला मल जो है वो बाहर आता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है या कोई रिसेंट अगर चेंज हुआ है आपका मल पास करने की पद्धति में, उसको भी हम जो है डायरिया बोलते हैं। दस्त होने से सबसे जो ज़्यादा कॉमन चीज़ है वो है शरीर से अति आवश्यक जल का प्रवाह होना, जो कि हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस में डाल सकता है। दस्त होने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो है वो इन्फेक्शंस हैं। इन्फेक्शंस की अगर बात करें तो वो बैक्टीरिया से हो सकते हैं, वायरसेस से हो सकते हैं और परजीवी जिनको हम एमीबा या जियार्डिया बोलते हैं उनसे हो सकते हैं। इन्फेक्शंस के बाद सबसे जो कॉमन कॉज है दस्त होने का वो ये कुछ दवाइयाँ जैसे कि एंटीबायोटिक यूसेज के बाद भी दस्त हो सकता है। कुछ अन्य रोग हैं जिनको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं या क्रोहन्स डिजीज बोलते हैं, उसकी वजह से भी हमको दस्त हो सकते हैं। एंड कुछ एक मेडिसिन्स भी ऐसी हैं एंटीबायोटिक्स के अलावा जिनके साइड इफेक्ट के तौर पर हम लोग को दस्त हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ खाने की चीज़ों से कुछ लोग जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, जिसको हम एलर्जी बोलते हैं, जिसमें सबसे कॉमन लैक्टोज इंटॉलरेंस है। काफ़ी एडल्ट लोगों में ये पाया गया है कि जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस जिनमें होती है वो दूध के सेवन के बाद में उनको डायरिया होता है। तो ये मोटे मोटे तौर पर सबसे कॉमन कॉजेज हैं जिसकी वजह से हम दस्त से प्रभावित हो सकते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि शरीर से अत्यधिक तरल पदार्थ निकल जाता है, लेकिन और क्या क्या इसके मुख्य लक्षण हो सकते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति या एक लेमैन उसे समझ सके, और साथ ही साथ कब यह बीमारी गंभीर रूप से ध्यान देने योग्य चिकित्सा के क्षेत्र में बन जाती है। अब जैसा कि आपने पूछा कि इसमें इमरजेंसी कब हो सकती है, दस्त ऑल्दो एक बहुत सामान्य बीमारी है और बहुत कॉमन है, हम देखते ही हैं आस पड़ोस में या सुनते रहते हैं कि किसी ना किसी को दस्त लगे हुए हैं, लेकिन ये एक गंभीर रूप भी ले सकती है। ये ज़रूरी है इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा लोगों को जो भी ये सुने, ताकि वो अपना अगर कोई परिवार में कोई मित्र या फैमिली मेम्बर दस्त से ग्रसित है तो कब इमरजेंसी हमें समझनी चाहिए। तो सबसे पहला जो कॉमन है अत्यधिक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में मल पास करना, 3 से ज़्यादा बार हो सकता है, कुछ लोगों में 8 से 10 बार भी हो सकता है। तो अत्यधिक फ्रीक्वेंसी अगर है मल पास करने की तो वो एक गंभीर अवस्था की निशानी है। दूसरा, अत्यधिक खून आना मल के साथ, तेज फीवर 102 से ज़्यादा अगर फीवर है लगातार बना हुआ है तब भी एक निशानी है कि ये इमरजेंसी है और हमें फटाफट चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। चौथी चीज़ जो है वो भ्रम की स्थिति है। भ्रम की स्थिति ये दर्शाती है कि शरीर से अत्यधिक पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो कम हो चुके हैं, और 48 घंटे से ज़्यादा जो है दस्त का होना ये एक गंभीर स्थिति को दर्शाता है। सर, अब जानना चाहेंगे कि कौन सी एज ग्रुप के लोग यानी कौन से लोग सबसे अधिक इस डायरिया यानी दस्त रोग के प्रति संवेदनशील होते हैं। दस्त जबकि एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी भी उम्र के आदमी को हो सकती है, छोटा बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, औरत हो या मर्द हो, दस्त किसी को भी हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ एक पॉपुलेशंस ऐसी हैं, कुछ एक ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें दस्त से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकती हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे,
क्योंकि उनका जो इंटेस्टाइन का एरिया होता है वो उनके वेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है, तो ये रेशो ज़्यादा होती है इनमें, जिसकी वजह से जो उनमें से फ्लूइड का लॉस होता है दस्त के समय वो उनके बॉडी वेट के प्रपोर्शन में ज़्यादा होता है। तो बच्चों में इसलिए इसके कॉम्प्लिकेशंस और निर्जलीकरण बहुत जल्दी हो सकता है। 1 या 2 दिन के दस्त के बाद ही बच्चे कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं अगर उनको इलाज ना मिले। इसी तरीके से बूढ़े जो ऑलरेडी जो थोड़े से वेट उनका कम होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, वो एक ऐसा ग्रुप है जिनमें दस्त के लक्षण थोड़े गंभीर हो सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं भी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें दस्त से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकते हैं अगर ट्रीटमेंट को इग्नोर किया जाए या लंबे समय तक अगर ट्रीटमेंट ना मिल पाए उनको। फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग, जैसे कि जो लोग एड्स से ग्रसित हैं या क्रॉनिक बीमारियां हैं जिनको, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है उनको, इस तरह की बीमारियां हैं, या रेडिएशन थेरेपी चल रही है किसी कैंसर के लिए या कीमोथेरेपी चल रही है किसी कैंसर के लिए, ऐसे लोगों में दस्त के लक्षण बहुत जल्दी गंभीर रूप ले सकते हैं। सर, जैसा कि डायरिया के लक्षणों के बारे में हमने जाना और कौन से एज ग्रुप के लोग ज़्यादा संवेदनशील है इस बारे में जाना, अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इसका सामान्य रूप से उपचार क्या है। किस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति इसके उपचार क्या हो घर पे खुद ही कर सकता है या उसे डॉक्टर के पास ही जाना ज़रूरी है? अभी जी, जैसा कि आपने पूछा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दस्त का इलाज बहुत आसान है और घर पे हर आदमी इसको कर सकता है अगर उसको गंभीर लक्षणों की और सामान्य लक्षणों की पहचान है। तो इस क्रम में जो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है उसको हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी बोलते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का मतलब है मुंह से देने वाला थेरेपी। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है ORS। ORS एक जो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रोलाइट्स का, जिसमें पर्याप्त मात्रा में सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज और अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो दस्त में होने वाले पानी, शरीर के पानी को जो है दोबारा से रीस्टोर करते हैं और बीमारी के लक्षणों को जल्दी कंट्रोल में लेके आते हैं। ओरल ORS के साथ साथ हम मरीज को घर में कॉमनली जो अवेलेबल तरल चीज़ें होती हैं हम वो दे सकते हैं, जैसे कि नारियल का पानी हो गया। इसमें हमें जूस देने से, जो डब्बे वाले जूस जो होते हैं वो देना हमको अवॉइड करना चाहिए। हम नॉर्मल एक नींबू की शिकंजी पानी में घोल के, साफ पानी में शिकंजी बना के दे सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि उस शिकंजी में सफ़ेद नमक की 1 चुटकी और काला नमक की 1 चुटकी ज़रूर होनी चाहिए। जो सफ़ेद नमक होता है वो सोडियम की आपूर्ति करता है और काला नमक पोटेशियम की आपूर्ति करता है। इसी तरीके से हम खिचड़ी, दही हो गई, हम इसका सेवन बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमें मसाले वाला खाना, घी वाला खाना और दूध, ये 3 चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए अगर किसी को दस्त हो रहे हैं तो, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें आंतों को जो है उत्तेजित करती हैं और दस्त की फ्रीक्वेंसी को वो बढ़ा सकती हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास में जो राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोग्राम है जिसका नाम इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम समाज में, कम्युनिटी में होने वाले जो डायरिया के केसेस हैं उनकी एक रिपोर्टिंग सिस्टम है कि जहाँ पर केस हो रहे हैं हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमको मालूम रहे कि कितने केसेस हो रहे हैं। फिर केसेस अगर कहीं बढ़ रहे हैं एक सेट बेंचमार्क से ऊपर, जिसको हम आउटब्रेक बोल सकते हैं या अर्ली वार्निंग सिग्नल बोलते हैं, तो हम उसको डिटेक्ट करते हैं। हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर होता है जो इसके ऊपर निगरानी रखता है कि केसेस बढ़ तो नहीं रहे हैं, और वो भी जो DSO होता है वो इसी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम का हिस्सा होता है। एंड उसका ये काम होता है कि अगर कहीं पर केसेस बढ़ रहे हैं डायरिया के सामान्य से ज़्यादा, तो वहाँ पे रोकथाम के लिए जो है उसको कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, जिनको हम प्रिवेंटिव मेजर्स बोलते हैं या कंटेनमेंट मेजर्स बोलते हैं। वो वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर हमारे पास में रैपिड रिस्पांस टीम्स होती हैं जो एक्टिवेट हो जाती हैं आउटब्रेक के कंडीशंस में, एंड उनका कुछ मैंडेट होता है वहाँ पे जाके देखना कि किस वजह से केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं, एंड फिर किस वजह से बढ़ रहे हैं उसी के बेसिस पर जो है वो वहाँ पे रोकथाम के मेजर्स
स्टार्ट करते हैं, जिसमें हो सकता है कुछ पानी की कुछ समस्या हो, गंदा पानी आ रहा हो, तो उसको जो है सुनिश्चित करना कि घरों तक साफ पानी पहुंच सके। बहुत बैक्टीरिया है, वायरस है, आज की डेट में बहुत सारे वैक्सीनेशंस प्रोग्राम्स हैं जो इसकी रोकथाम में हेल्प करते हैं। एक रोटा वायरस इन्फेक्शन होता है जो बच्चों में एक बहुत कॉमन कॉज है दस्त होने का, उसका भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। फिर समय समय पर हम लोगों की आईईसी करते हैं। आईईसी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। गवर्नमेंट के, सरकार के, राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट इसके स्तर पर और जिला के स्तर पर बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम डायरिया की या दस्त की रोकथाम और उससे बचने के तरीकों के बारे में समाज के लोगों को और ग्रुप्स को जो है हम बताते हैं कि कैसे करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज डायरिया के विषय पर हमने काफ़ी कुछ चर्चाएं करी और जानकारी एकत्रित करी, लक्षण, कारण और उसकी रोकथाम से लेकर उपचार तक। तो इस महत्वपूर्ण कड़ी में सर आपने हमें काफ़ी सारा ये जो ज्ञान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ आज इस शो में, कार्यक्रम में हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अभिक जी। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं अपने माध्यम से कुछ इस बारे में मैं बात कर पाया। अगर ये मैसेज जो हमने इस श्रृंखला के थ्रू बनाने की कोशिश करी है, अगर इससे कुछ लोगों की जान बचाई जा सके, इनको बीमारी से बचाया जा सके, तो ये मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात होगी। इसी के साथ मैं अभी कम्युनिकेशन ऑफिसर IDSP NCDC से आपसे अलविदा लेता हूं और अगली बार फिर से हम किसी एक महत्वपूर्ण गंभीर रोग के बारे में जानेंगे और चर्चा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करेंगे और मिलते हैं इसीलिए अगली श्रेणी, अगली कड़ी में एक और एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।